हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट फर्स्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने 43 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया और कोशिश की है कि आपका पूरा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज द ट्रांजेक्शन दैट आर कैरिड आउट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स टू fulfill द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे क्या कहते हैं? एमएनसीज, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर इज इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जो नेशनल, जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया इस नेशनल बाउंड्री से बाहर जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस करना, ट्रांजैक्शन करना, तो वो सब कहाँ पे आ जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमोट इन्वायरमेंट इज एन अनदर नेम ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो राइट आंसर इज मैक्रो इन्वायरमेंट। रिमोट इन्वायरमेंट इज अनदर नेम ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टेबल, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम इज अ प्राइमरी फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो क्या ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? बिजनेस, जनरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन या नेचुरल इन्वायरमेंट। स्टेबल, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम प्राइमरी फैक्टर होता है किस चीज़ की ग्रोथ के लिए? सो राइट आंसर इज बिजनेस, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन सम सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू। सडनली कुछ अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टर्बुलेंट इन्वायरमेंट या चेंजिंग इन्वायरमेंट। सो राइट आंसर इज टर्बुलेंट इन्वायरमेंट, कि ट्रबल से इस टाइप का इन्वायरमेंट हम टर्बुलेंट इन्वायरमेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स ऑफ ब्रिक्स nation have agreed to establish credit lines in dash currencies। तो जो ब्रिक्स के बैंक्स का है, वो जितने भी नेशंस हैं वो किस करेंसीज में अपनी चीज़ों को करते हैं? जो क्रेडिट है उनका वो किस करेंसीज में होता है? तो लीगल, प्लास्टिक, क्रिप्टो करेंसी या नेशनल करेंसी। सो राइट आंसर इज नेशनल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEC स्टैंड्स फॉर। EEC किस लिए स्टैंड्स होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक्स कंट्रोल, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक सेंटर, यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी। सो राइट आंसर इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, राइट। तो EEC स्टैंड्स फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEC इज ऑल्सो नोन एज, उसका निक नेम मतलब नेक्स्ट नेम और किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, नाफ्ता, IPA, यूरोपियन कॉमन मार्केट। सो राइट आंसर इज यूरोपियन कॉमन मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाफ्ता मीन्स, नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द USA, कैनेडा एंड मैक्सिको इज नोन एज। एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो USA, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच हुआ हो, उसको किस नाम से जानते हैं? ओपेक, OPEC, नाफ्ता, NAFTA या एशियन या द EU किस नेम से उसको जानते हैं? सो राइट आंसर इज नाफ्ता, NAFTA। तो अब इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि नाफ्ता में कौन सी कंट्रीज का एग्रीमेंट होता है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए। तो ये है कि क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज नाफ्टा केम इनटू फोर्स। तो कब वो आया इफेक्ट में? तो जनवरी 1, 1994, जनवरी 1, 1995, जनवरी 1, 1994 या जनवरी 1, 1985। तो राइट आंसर इज जनवरी 1, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, साफ्टा स्टैंड्स फॉर। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन फॉरेन ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ इंडियन फ्री ट्रेड एरिया या साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तो एरिया की जगह एग्रीमेंट भी यूज़ किया जा सकता है और यूज़ किया जाता है। सो राइट आंसर इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन में आपको एग्रीमेंट भी दिया जा सकता है और एरिया भी दिया जा सकता है, तो जिस तरह का भी ऑप्शन हो
करेक्ट होगा। तो साफ्ता इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साफ्ता एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स। साफ्ता कब इफेक्ट में आया, कब फोर्स में आया? जनवरी 1, 2005, जनवरी 1, 2006, जनवरी 1, 2004 या जनवरी 1, 2007? सो राइट आंसर इज जनवरी 1, 2006। तो साफ्ता कब आया? 2006 में आया, 6 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साफ्ता इंक्लूड्स, साफ्ता में कौन कौन इंक्लूड्स है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, या पाकिस्तान एंड श्रीलंका, या ऑल ऑफ द अबव? सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा इसका मतलब साफ्ता के जो मेंबर कंट्रीज़ हो गए वो कौन कौन हो गया, इस एग्रीमेंट में कौन कौन इंक्लूड है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन स्टैंड्स फॉर, एशियन का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नोटेशंस? सो राइट आंसर इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्ता स्टैंड्स फॉर, आफ्ता का फुल फॉर्म क्या होगा? सो एशियन फ्री ट्रेड एरिया, अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, एसोसिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, या नन ऑफ द अबव? सो राइट आंसर इज एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसी को हम आफ्ता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टा एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन डैश इन सिंगापुर, सिंगापुर में ये एग्रीमेंट हुआ था, तो ईयर कौन सा है? 28 जनवरी 1993 या 1992, या फिर 27 जनवरी 1992 या 26 जनवरी 1992? सो राइट आंसर इज 28 जनवरी 1992 में आफ्ता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ता नाउ कंप्राइजेज द डैश कंट्रीज ऑफ एशियन, कितनी कंट्रीज़ को मिला के आफ्ता आपका आया है जो एशियन की कंट्रीज़ हैं? 10, 9, 5 या 6? सो राइट आंसर इज 10, जबकि स्टार्टिंग जब हुई थी आफ्टा की तो सिर्फ 6 कंट्रीज़ थी, बाद में वो 10 हो गई। नेक्स्ट, सार्क स्टैंड्स फॉर, सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कोऑपरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रूरल कोऑपरेशन? सो राइट आंसर इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सब रीजनल ट्रेड के लिए हैं, इसलिए रीजनल होगा, तो रीजनल कोऑपरेशन याद रख लीजिएगा। साउथ एशियंस की सारी कंट्रीज़ एसोसिएट हुई हैं, इसलिए साउथ एशियन होगा, ना कि अमेरिकन होगा। तो इस तरह से सार्क का फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका ऑन। तो सबसे पहले सार्क कहाँ पे आया था? ढाका में हुआ था। एक तो इस क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन किस ईयर में हुआ? तो 8 दिसंबर 1986, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1987 या 8 दिसंबर 1988? तो सार्क का ईयर क्या हो गया? 8 दिसंबर 1985। आपको सार्क हो गया, नाफ्ता हो गया, तो इन सब के जो वो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मतलब किस ईयर में ये एग्रीमेंट हुआ था, वो सब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नाफ्ता, सार्क, इन सभी का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क इज हेडक्वार्टर्ड इन, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल या दिल्ली इंडिया, भूटान, श्रीलंका? तो है काठमांडू में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006? किसने लॉन्च किया था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को 2006 में? एशियन, सार्क, नाफ्ता, साफ्ता? किसने किया था? सो आंसर इज सार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड या नन? इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। अब आपको लगेगा कि आईबी का पेपर है तो सब इंटरनेशनल ट्रेड ही होगा, लेकिन नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज इंटरनल, एक्सटर्नल, ए और बी या नन? जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा हो तो कौन सा ट्रेड कराएगा? तो वो एक्सटर्नल होता है, करेक्ट। तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम नॉर्मली यही देखते हैं कि जहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज खत्म होती हैं और हम बिजनेस कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का क्या होगा आपका फुल फॉर्म?
एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाय इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, या ओनली ग्रॉस एक्सपोर्ट। नेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे आएगा, नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं। सो राइट आंसर इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जब हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद द WTO। तो एक्चुअली WTO के क्वेश्चंस आपके साथ सेकेंड यूनिट्स के पार्ट हैं, बट स्टिल हम इसमें यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ें WTO से रिलेट नहीं करती है, तो ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ट्रिम्स या ट्राइम। तो आंसर इज TRAI, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाफ्ता इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाफ्ता किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कॉमन मार्केट का, कस्टमर्स यूनियन का, इकोनॉमिक कम्युनिटी का, या फ्री ट्रेड एरिया है। नाफ्ता क्या है, सो राइट आंसर इज फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीकपलिंग डिनोट्स। डीकपलिंग किसे कहते हैं, सो ऑप्शन आपके सामने है, इंडियन मार्केट may be cut off from global market so that it may be affected by global volatility. फिर नेक्स्ट है separating the bird affected by the bird flu, या नेक्स्ट है that market are independent, या none of the above। तो डीकपलिंग हम कब कहेंगे, सो राइट आंसर इज इंडियन मार्केट may be cut off from global market so that it may be affected by global volatility। जब इंडियन मार्केट कट ऑफ हो जाता है ग्लोबल मार्केट से, देन हम उसे कहते हैं डीकपलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज नॉट कंट्री इन साफ्टा। साफ्टा की कंट्री, ये इसमें से कौन सी साफ्टा की कंट्री नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है। सो राइट आंसर इज USA, राइट, क्योंकि साउथ एशियंस का है तो USA नहीं होगा, बाकी सारे आते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेड। इनमें से कौन जो है ट्रेड का डिटर्मिनेंट होता है, जिनके बेसिस पे ट्रेड हो पाता है। तो होता है ऑप्शन है टेस्टीज, पर कैपिटा इनकम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, या ऑल। सो राइट आंसर इज ऑल, क्योंकि ये सब बेसिस बनते हैं तभी हमारा ट्रेड होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं कि जब हमें वो चीज़ लगे कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम कैसे, या उनका टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ है बहुत अच्छी, जैसे हमने बुलेट ट्रेन के लिए जापान से एग्रीमेंट किया, तो क्यों किया, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो अच्छा चीज़ कर रहे हैं, तो हम उनसे एग्रीमेंट करने को आ गए। तो ये जो ट्रेड होता है वो किन बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है, तो ये तीनों ही फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज। जो नेशंस होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करती हैं, क्योंकि some nations prefer to produce one thing while other produce other things, या फिर resources are not equally distributed among all trading nations, या फिर trade enhances opportunities to accumulate profits, या फिर interest rate are not identical in all trading nation। So right answer is resources are not equally distributed among all trading nations। इसलिए जो नेशंस होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। आपके यहाँ हो सकता है रिसोर्सेज चीप मिल रहे हो, हमारे यहाँ रिसोर्सेज चीप में ना हो। लाइक जैसे इंडिया का आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे वो इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। आप देखते होंगे कि नासा वगैरह में भी बहुत सारे साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे इंडियंस होते हैं। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, चीप रेट पे ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्सेज है, तो यहाँ से आप लेते हैं उन चीज़ों को, अदर कंट्रीज़ यहाँ से हायर करती हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी हो गई, तो टेक्नोलॉजी जापान हो गई, चाइना हो गई, तो इन सब जगह बहुत चीप मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से ले सकें। तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती, रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम इन सब चीज़ों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशंस का इसमें से कौन सा राइट सीक्वेंस है स्टेजेस का, तो डोमेस्टिक, देन ट्रांसनेशनल, देन ग्लोबल, देन इंटरनेशनल, देन मल्टीनेशनल, या फिर डोमेस्टिक देन इंटरनेशनल होगा, देन मल्टीनेशनल होगा, देन ग्लोबल होगा, देन आपका जाके ट्रांसनेशनल होगा, या फिर डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल, या डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल। सो राइट सीक्वेंस कौन सा होगा जो कंप्लीट करके आप कहते हो कि इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है।
सो राइट आंसर इज बी। पहले डोमेस्टिक, देन इंटरनेशनल, देन मल्टीनेशनल, देन ग्लोबल एंड देन ट्रांजैक्शनल। अब TNCs क्या होती है, MNCs क्या होती है, ये आप आगे पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे तो हम इसको और क्लियर कर दें। नेक्स्ट है emerging market refers to, emerging market refers to any developing country, any fast growing developing country, any growing consumer market, इंडिया एंड USA। किसे कहेंगे emerging market? सो राइट आंसर इज फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री, जो बहुत स्पीड से भाग रही हो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे हमारी कंट्री इंडिया को कहा जाता है कि इमर्जिंग मार्केट है, क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ बहुत स्पीड में ये ग्रो कर रही थी। मतलब लोग जैसे आत्मनिर्भर हो गया और अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम डेवलप करने की कोशिश करें, हमें आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें इस तरह के मार्केट को इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड अंडरटेकन ऑन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेलिंग देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू रिटेलर और इवन फाइनल कंज्यूमर इज कॉल्ड। तो लार्ज क्वांटिटीज में ट्रेड हो रहा है और बाद में उसको सेल किया जाता है स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर को या फिर हम कह सकते हैं फाइनल कंज्यूमर को। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के ट्रेड को क्या कहेंगे आप? रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, कंपोजिट ट्रेड या होम ट्रेड। तो आप समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं ना, मैन्युफैक्चर के बाद से कौन ले जाता है? होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। तो यहाँ पे कह रहा है रिटेलर्स को आप स्मॉल क्वांटिटी सेल कर रहे हो, तो इस तरह के ट्रेड को क्या कहोगे आप? होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमिनेंट मेंबर स्टेट ऑफ OPEC इज। तो कौन है इसमें से जो डोमिनेंट मेंबर है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। तो राइट आंसर इज इराक। इराक एक डोमिनेंट मेंबर है OPEC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रिफर्स टू द रेशियो ऑफ, राइट रेशियन नहीं होगा, ये रेशियो ऑफ होगा। सो राइट आंसर इज सॉरी ऑप्शंस हैं आपके एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इम्पोर्ट प्राइसेस, करेंसी वैल्यूज, एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो जब ट्रेड होती है दो कंट्रीज़ के बीच में तो जो टर्म्स होता है वो किस रेशियोज पर डिपेंड करता है? सो आंसर इज एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इम्पोर्ट प्राइसेस। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक आपकी नेशनल कंट्रीज़ है और दूसरी कंट्री है, जब आप उन दोनों के बीच में ट्रेड होने जा रहा है तो आप ये डिसाइड करोगे कि हमारी एक्सपोर्ट की क्या प्राइसेस होंगी या हम आपसे इंपोर्ट करेंगे कोई गुड्स तो आप हमें किस प्राइस पे दोगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ये रेशियो डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री शोज। जो कंट्री में ट्रेड हो रहा हो तो वो किस टर्म्स, जो टर्म्स पे होता है उसे कैसे शो करते हैं? रेशियो ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, रेशियो ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बोथ A एंड B। सो राइट आंसर इज रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। गुड्स कितने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे वो अलग बात है, किस रेट पे आप हमें किस प्राइस पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होंगे ये ट्रेड में डिसाइड होता है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर वॉज द 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर हेल्ड फ्रॉम 1st to 2nd अगस्त 2017। तो सांघाई, बीजिंग, टोक्यो और रियो डी जेनेरियो। सो आंसर इज सांघाई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ टैरिफ, टैरिफ इज सॉरी टैरिफ की स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट है। टैरिफ इज increase the volume of trade, reduce the volume of trade, has no effect, both A and C। अब और टैरिफ का मीन्स टैरिफ को एक्सप्लेन करने का भी ऑप्शन आ सकता है, पर ऑप्शन आपको बता रहा है कि टैरिफ का इम्पैक्ट क्या होता है। तो टैरिफ जब लगता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आप समझिए टैरिफ एक तरीके से आप इसको एकदम मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो टैक्स से रिलेट कर सकते हो। टैरिफ जो पेमेंट करती है कंट्रीज़ अपना नॉर्मल ट्रेड करने के लिए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, हैज़ नो इफेक्ट, या बोथ A and C। सो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो टैरिफ की वजह से जो ट्रेड का वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा हम ट्रेड करने वाले हैं, वो रिड्यूस होता है। ज़्यादा टैरिफ होगी तो ट्रेड हमारा जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो रिड्यूस कर जाएगा। नेक्स्ट इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ, इंडिया में से किस एग्रीमेंट का पार्ट है? सार्क का है, CAR का है, EU का है कि नाफ्ता का है? सो राइट आंसर इज सार्क। इंडिया सार्क का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से कौन है जो सार्क का मेंबर नहीं है? है नहीं पूछ रहा, नहीं है। तो मालदीव्स, अफगानिस्तान, नेपाल या मॉरिशस, कौन है इसमें से जो सार्क का मेंबर नहीं है?
सो राइट आंसर इज मॉरिशस। तो अगर अब आप आगे किसी क्वेश्चंस में आपको ऐसे कंट्रीज़ का नाम दे दे ऑप्शन में जो मेंबर कंट्रीज़ नहीं है और पूछे कि कौन इसमें से मेंबर है, तो इस आंसर से भी आपको याद हो जाना चाहिए कि मालदीव, अफगानिस्तान और नेपाल मेंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्ता इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाफ्ता किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कस्टम यूनियंस का, इकोनॉमिक यूनियन का, कॉमन मार्केट का या FTA का, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का? सो आंसर इज FTA का। नाफ्ता इज एन एग्जाम्पल ऑफ FTA। नेक्स्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? आर द सेम फॉर ऑल कंट्रीज। सभी, अगर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं तो सभी कंट्रीज़ के लिए सेम होंगे वो, या फिर रेड्यूस टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स इक्वली इन ऑल कंट्रीज। सभी कंट्रीज में टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाएगा, या फिर रिजल्ट इन द निगोशिएटिंग कंट्रीज ऑब्टेनिंग अ मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस ओवर कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। या फिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स वो एग्रीमेंट जैसे कि अगर 5 कंट्रीज़ हैं और 3 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो ये 3 कंट्रीज़ को वो प्रेफरेंशियल राइट्स मिल जाते हैं या प्रेफरेंस मिलेगी, मार्जिन्स मिलेगा, जो बाकी की जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं उनको नहीं मिल सकता है। तो उन कंट्रीज़ की जगह इन 3 कंट्रीज़ जो एग्रीमेंट्स में आते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इस चीज़ को ही हम रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कहेंगे। या फेवर डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अगर कोई फेवर दिया जा रहा हो तो इस तरह की चीज़ को हम रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कहेंगे। सो राइट आंसर इज सी। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होता है? एक रिजल्ट है। RTA की वजह से क्या होता है? RTA की वजह से जो नेगोशिएटिंग कंट्रीज़ होती है उनको प्रेफरेंस मिल जाती है मार्जिन में, जो कि जो अदर रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं उनको नहीं मिल सकती है। कौन सी कंट्रीज़ जो इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होती हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूरोपियन कमीशन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। तो इसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूरोपियन कमीशन का? लंदन में, जिनेवा में, ब्रसेल्स में, पेरिस में। आंसर इज ब्रसेल्स में इसी का हेडक्वार्टर्ड है। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही आप थ्योरीज़ के क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके पास नोट्स हैं या बुक्स हैं, आप उनसे प्लीज़ पढ़ते रहिएगा। तो ये क्वेश्चंस में से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।